तो पिछले पार्ट में हमने बात करी थी यार कुछ मैटर के बारे में, मैटर की डेफिनेशन के बारे में, मैटर के समझा था कि मैटर होता क्या है, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, मैटर की प्रॉपर्टीज़ और इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और कुछ एक्टिविटीज़, ये सब चीज़ों के बारे में पहले पार्ट में हमने बात करी थी इस चैप्टर के। वो आप देख सकते हो, ऊपर लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके। और चाहो तो यार पूरी 9th क्लास की साइंस की प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो, आपको बहुत फ़ायदा होगा उस देखने से। दैट व्हाट आई थिंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट में हम बात कर रहे होंगे यार स्टेट्स ऑफ मैटर की। स्टेट्स ऑफ मैटर आप भी जानते हो, बहुत सिंपल है यार, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बहुत सिंपल है। आपकी बुक में क्या है, इसको यार अलग अलग एग्जाम्पल से ऐसे घुमा के, जिस हिसाब से जो चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना, वही चीज़ें आपकी बुक आपको पता नहीं घुमा घुमा के पूछ रही है या फिर बता रही है। हम वो चीज़ें नहीं करने वाले, एकदम चुटकियों में आप सभी बता दोगे कि हाँ यार क्या स्टेट्स ऑफ मैटर की क्या प्रॉपर्टीज। इसमें कुछ नहीं लिखना, जो आप प्रॉपर्टीज अब तक पढ़ के आए हो ना, वही प्रॉपर्टीज दोबारा लिखनी है, बस ये चीज़ करनी है। इन्होंने क्या कर दिया, कुछ वर्ड से सेम प्रॉपर्टी को अलग अलग वर्ड से कुछ 7-8 पॉइंट, जो दो दो वर्ड के पॉइंट है, उनसे अब इन्होंने यार बच्चों को कंफ्यूज कर दिया। बट ये आप खुद ही बता रहे होंगे, आपको खुद को क्लिक हो जाएगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत आसान होने वाली है। ये वीडियो, ये बात की गारंटी तो मैं देता हूँ आपको। कुछ चीज़ें हम बहुत आसानी से, बहुत आपको पता भी चलेगा, आप समझ जाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। कितनी स्टेट्स ऑफ मैटर होती है भैया? 3 होती है। कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ हमने देखो ऐसे 3 पार्टीशन में पूरे बोर्ड को डिवाइड करा है। क्यों करा है समझ गए होंगे भैया, एक टेबल बनाने वाले, सीखने वाले इन सबके अलग अलग पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पॉइंट्स कौन से पढ़ चुके? कैरेक्टरिस्टिक्स, वही तो है, यही पढ़ चुके हैं ना हम, कि सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ी दूर होते हैं, गैस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसमें स्पेस बहुत कम होती है, इसमें स्पेस थोड़ी ज़्यादा होती है, इसमें सबसे ज़्यादा होती है। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता, लिक्विड को थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है और गैस को तो किया जा सकता है। इतनी चीज़ें हमने पढ़ी कि इसमें भैया काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बहुत कम होती है, इसमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ये चीज़ें पढ़ी, वही लिखना है हमें, बस वो ही लिखना है और कुछ भी काम नहीं करना इस वीडियो में हमें। ठीक है, जल्दी जल्दी से करते हैं, समझते हैं चीज़ों को। देखो मेरे पास कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। मेरे पास एक प्लास्टिक की बोतल है, वाटर बोतल, पानी है इसके अंदर। एक मेरे पास हाइलाइटर है, एक मेरे पास मार्कर है। क्या मैं इस मार्कर को मेरा जितना भी दम लगा के दबा लूं, क्या ये ऐसे दबाने से ये टूट जाएगा? आप कहेंगे नहीं भैया ऐसे तो नहीं टूटेगा, हथौड़ी से मारेंगे तब जरूर कुछ बात बन सकती है। नहीं टूटेगा, यानी थोड़ा क्या है, ये रिजिड है। रिजिड मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है अपनी शेप चेंज नहीं करता, उसको बोलते हैं रिजिड। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिजिडिटी। ठीक है, और क्या ये कंप्रेस हो जाएगा? ऐसे नहीं होगा भैया, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। और ये क्या है? सॉलिड है। वहीं भैया बॉटल भी है तो सॉलिड, पर ये कंप्रेस हो रही है, यानी क्या ये सॉलिड नहीं है? बिल्कुल सॉलिड है, बट इससे कम कंप्रेस होती है। इसके कंपैरिजन में कम प्रॉपर्टी जो है सॉलिड की वो दिखाती है ये, बट किस में आएगी ये? सॉलिड में। जैसे कि आपका स्पॉन्ज होता है, अच्छा सिमिलरली हाइलाइटर भी है मार्कर के जैसे। ठीक है, अब आपका स्पॉन्ज होता है जिससे बर्तन धोते हैं हम, या कार वॉश करते हैं जिससे, है ना, उसकी फोटो भी यहाँ मैं वीडियो में लगा रहा हूँ, तो उसको आप दबा सकते हैं। रबर बैंड है, उसको अपन खींच सकते हैं। तो स्पंज, रबर बैंड या फिर नमक, ये सब क्या सॉलिड नहीं है? बिल्कुल सॉलिड है। कैसे? रबर बैंड को खींचेंगे भैया वापस उसी शेप में आ जाएगा, पर मैं कहता हूं एकदम एक जना वहां ले जाओ उसको पकड़ के, एक जना वहां, क्या होगा? क्या खिंच जाएगा? नहीं भैया, टूट जाएगा। तो सॉलिड्स तो ऐसे चेंज ही नहीं हो करते शेप। पर सब हर हमने पहले पढ़ चुके हैं, हर मैटर की अपनी, हर मैटर मटेरियल की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, यानी वो आएंगे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में, बट हर एक की डिफरेंट मैटर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, राइट? किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। उसी हिसाब से जैसे कि हर इंसान सेम नहीं हो सकता, उसी हिसाब से, क्योंकि हम भी तो मैटर से बने, दैट्स वाई कोई भी थिंग, कुछ भी मैटर, कुछ भी मटेरियल की प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती, सबकी अलग अलग होगी। लाइक इस हाइलाइटर
हो सकता है वो हाईलाइटर जो अभी मैंने दिखाया, ये हाईलाइटर ये जल्दी टूट जाए इससे, या ये जल्दी टूट जाए इससे, है ना। तो इसकी भी हम सेम नहीं कह सकते प्रॉपर्टीज। इसी हिसाब से चीज़ें होती है। स्पंज जो होता है वो किस में आता है, सॉलिड में आता है भैया। क्यों? क्योंकि उसकी एक शेप होती है, एक डिफाइनेट वॉल्यूम होती है, पर दबाते ही वो तो दब जाता है, चेंज कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एयर भरी होती है जो दबाने से बाहर निकल जाती है, पर वो आता है किसमें, सॉलिड में। इन्हीं चीज़ों के बारे में यार हम बात कर रहे होंगे। हम एक्सेप्शंस की बात नहीं करेंगे। स्पंज हो गया, जैसे अलग अलग चीज़ें होगी, बिल्कुल होती है हर चीज़ में। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन मतलब हिंदी में एक्सेप्शंस को बोलते हैं अपवाद, यानी हिंदी में भी नहीं समझ में आएगा। एक्सेप्शन मतलब होता है जो जनरल चीज़ों से थोड़ा अलग हो। ओके चलो ठीक है, तो शुरू करें। वही चीज़ें हैं जो आपने पढ़ रखी है, पिछला वीडियो देखा है तो ज़रूर देखना, काफ़ी मज़ेदार वीडियो थी, ज़रूर देखना। एंड हम अब शुरू करने जा रहे हैं ये चीज़ें। अब आप ही बताएंगे मुझे सबसे पहली चीज़, सॉलिड में क्या होती है भैया। इसकी एक डिफाइनेट शेप होती है। शेप कैसे? मार्कर है, इसकी एक शेप है। क्या दबाने से चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। एक्सेप्शंस अलग होते हैं, बट जनरल केसेस में सॉलिड में क्या होता है, एक डिफाइनेट शेप होती है। डिफाइनेट शेप मतलब एक उसकी खुद की शेप होती है। तो मैं यहाँ पहला पॉइंट लिखता हूँ, मैं यहाँ थोड़ा छोटा करके लिखूंगा बिकॉज फिर हमारे पास जगह की कमी हो जाएगी ना, इसलिए। ओके सो डिफाइनाइट बोलता जाऊंगा वैसे मैं, शेप। सेकंड एक डिफाइनाइट, ये यहाँ पे है तो इस पूरी जगह में से ये यहाँ ये जगह घेर रहा है। एक डिफाइनाइट वॉल्यूम होती है। एक डिफाइनाइट वॉल्यूम होती है। और क्या होता है भैया, इसकी इसकी जो शेप है, एक चीज बताओ, इसकी ये किसी भी शेप की बाउंड्रीज है इतनी ही रहेगी, मतलब इसकी आउटलाइन मार्कर की इतनी ही रहेगी। एक डिफाइनाइट डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है सबकी अलग अलग, मतलब सबका सेम है। ये डिफाइनेट शेप डिफाइनेट वॉल्यूम मतलब क्या है, एक ही तो मतलब है। बट हमें यार पॉइंट्स में लिखना है क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में और हर जगह पॉइंट्स में बताया जाता है, तो ठीक है लिखते हैं। क्या लिखेंगे, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। ठीक है भैया, ये भी हो गया। अब आ जाओ। अब क्या मेरे ऐसे फोर्स लगाने से, ज़्यादा फोर्स लगाने तो टूट सकता है, बट क्या अपनी शेप चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। मैंने अभी बताया था इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। तो ये क्या है, सॉलिड्स क्या होते हैं, वेरी रिजिड होते हैं कि नहीं, आप खुद बताइए, होते हैं। चलो नेक्स्ट, बताओ बताओ और क्या हो सकता है। हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ी थी मैटर के पार्टिकल्स के बारे में, वही अप्लाई करते हैं। पहले क्या थी कि मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, स्पेसेस होते हैं। अच्छा, हमने एक और चीज़ की बात करी थी कि क्या इसे कंप्रेस कर सकते हैं, भैया कंप्रेस भी नहीं कर सकते। सो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यानी बहुत ना के बराबर कंप्रेस हो सकती है चीज़ें। स्पॉन्ज यहाँ अलग चीज़ है, बट है सॉलिड ही। 6th, अब देख लो 5 तो यहीं कंप्लीट हो गई। आसान चीज़ें हैं सब में, इन्हीं चीज़ों के बारे में बात होगी अब, ठीक है। छठी चीज़ हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स की क्या करी थी भैया, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। तो सॉलिड्स के बीच में स्पेस होती है भैया, बहुत कम होती है, वेरी लेस स्पेस। ये बिटवीन लिखा है ना मैंने, बिटवीन पार्टिकल्स। 7वीं चीज पे आ जाओ, बताओ बताओ बताओ। याद करो, हमने एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या पढ़ी थी, एक तो भैया स्पेस के बारे में पढ़ी थी कि सॉलिड की मतलब मैटर के पार्टिकल्स की कुछ स्पेस होती है। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी थी कि मैटर पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, उनके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, याद आया। पर क्या सॉलिड के पार्टिकल जो
एकदम ऐसे चिपके हुए, जो मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में कि सिर्फ इतना हिल सकते हैं, क्या उनमें इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या वो इतना मूव करते हैं? सो क्या लिखेंगे हम इधर? लेस के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर है चीजें? आगे चलते हैं। लास्ट हमने एक और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? जल्दी बताओ। कि याद करो कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। याद आया? तो क्या सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? भैया बहुत ज्यादा होता है, भाईचारा, हमने बात करी थी। सो मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, मुझे लगता है शायद इसके नीचे आप लोगों को नहीं दिख पाएगी चीजें, तो हम यहां लिखें। ठीक है, इन 2 पॉइंट बचे हैं, लिखते हैं। हमने कंप्रेसिबिलिटी कवर कर ली, हमने डिफाइनेट शेप कवर कर ली, हमने वॉल्यूम कवर कर ली, हमने बाउंड्रीज कवर कर ली, हमने रिजिडिटी कवर कर ली, हमने कंप्रेसिबिलिटी कवर कर ली, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कवर कर ली। अब क्या बचता है? सॉलिड्स का इतना। हाँ, एक चीज आप और कह सकते हैं सॉलिड्स के बीच में, क्या? यहाँ लिख देता हूँ ना, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि ये इतनी आपको दिख रही होगी। यहाँ पे लिखता हूँ 9th लास्ट। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ आप, क्या वाटर में दूसरा वाटर मिक्स हो सकता है? आप कहेंगे भैया बिल्कुल हो सकता है। क्या वाटर में गैस मिक्स हो सकती है कोई? जैसे हम पानी पीते हैं, उसमें ऑक्सीजन होता है, बिल्कुल होता है। जो नदियां होती है, नदियों के अंदर जो पानी होता है उसमें थोड़ा बहुत ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है कि नहीं होता? तभी एक्वेटिक एनिमल्स को उतना ऑक्सीजन सफिशिएंट होता है। यानी इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मैंने बताया था, जब 2 मैटर डिफ्यूज आपस, मैंने नाम ले लिया, आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डिफ्यूजन। यानी सॉलिड्स में डिफ्यूजन बहुत कम होता है, बट होता है। बताऊं कैसे? हमने स्पंज की बात करी थी, सॉलिड है पर उसके बीच में क्या थी? एयर थी। होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। स्पंज तो एक तरीके का एक ही एग्जाम्पल है, ऐसे 1-2 एग्जाम्पल है। बट अब जैसे आप किसी सॉलिड को पानी में भिगो दे तो वो गिल्ला भी हो जाता है। यानी डिफ्यूजन होता है बट बहुत कम होता है। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज वेरी लो डिफ्यूजन रेट। ठीक है, 9 पॉइंट्स हो गए हैं, पता भी नहीं चला ना, क्योंकि हमने सब पढ़ रखे हैं इसलिए। अब सेम इन्हीं पॉइंट्स पे इसको यार डिफाइन कर दो। आ जाओ, पहली डिफाइनेट शेप। लिक्विड की डिफाइनेट शेप होती है भैया, इसको ग्लास में डालो, ग्लास की शेप ले लेगा, इसको बीकर में डालो, बीकर की शेप ले लेगा। तो डिफाइनेट शेप तो नहीं होती। क्या लिखेंगे पहला पॉइंट? नो डिफाइनाइट शेप। सेकेंड पॉइंट, डिफाइनाइट वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम होती है? अब भैया वाटर को हमने मग में डाला तो मग की शेप ले लेगा, ग्लास में डाला ग्लास की शेप ले लेगा, बीकर में डाला बीकर की शेप ले लेगा, पर वाटर की क्वांटिटी तो उतनी ही रहेगी ना, वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। यानी डिफाइनाइट वॉल्यूम या फिर कह लो फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। अनलेस एंड अनटिल आप डालने के चक्कर में थोड़ा पानी गिरा ना दे, वरना तो कम हो जाएगी वॉल्यूम, वरना फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। तीसरी चीज, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। एक्चुअली में ये जो चीजें हैं डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज वगैरह, ये सॉलिड्स में ज्यादा काम करती है। इसमें आप कह सकते हैं कि हाँ नहीं होती, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं हो सकती वाटर की। क्यों? क्योंकि वो शेप ही चेंज कर रहा है, तो नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। हम यह चीज को मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज इसमें ही आ जाती है यार, हर पॉइंट आपस में इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो हम यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रिजिड। क्या वाटर को हम वही चीज आएगी, वाटर की शेप चेंज कर सकते हैं? सॉलिड को इसको नहीं तोड़ सकते आसानी से, रिजिड है। बट वाटर, तो क्या लिखेंगे? लेस रिजिडिटी, या फिर कह सकते हैं नेग्लिजिबल। यानी ना के बराबर। ठीक है, 4th पॉइंट चलते हैं। क्या था? नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड की। लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं? यस। आप सीधा यहां लिखेंगे कंप्रेसिबल।
कि कंप्रेस हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। वेरी लेस स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स सॉलिड, कंपेरेटिवली मोर, क्या लिखेंगे, मोर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। 6th पॉइंट, लेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, क्या लिखेंगे, मोर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। 7th, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाईचारा सिर्फ इतना हिल सकते हैं, इसमें थोड़ा इतना हिल सकते हैं, यानी लेस, कंपैरेटिवली लेस। तो मैं यहां लिखता हूं कंपैरेटिवली, COMP डॉट कंपैरेटिवली, ओके, कंपैरेटिवली लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, ये बिटवीन पार्टिकल्स समझ लेना, ठीक है। अब देखो, आप एक चीज ध्यान से देखो यार, सब कुछ आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर स्पेस नहीं होगी तो मूव नहीं कर पाएंगे, काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी, काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा है तभी लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सब एक ही चीज है यार। अगर डिफाइनेट शेप नहीं होती, मतलब जैसे सॉलिड डिफाइनेट शेप नहीं होती तो रिजिड नहीं होता, सब कुछ सेम है। उसकी डिफाइनेट शेप नहीं है तभी लेस रिजिड, तभी, बट वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। ये एक पॉइंट आप कह सकते हैं, हाँ ये एक पॉइंट सोचने लायक है। बाकी सब आपस में इंटरलिंक्ड है सब कुछ। आ जाओ लास्ट चीज पे, हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिफ्यूजन, वाटर में वाटर मिक्स कर सकते हैं। सो यहां शायद ये तो आपको दिख जाएगा, कंपैरेटिवली, सॉलिड से कंपैरेटिवली मोर डिफ्यूजन रेट या रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाई, है ना, यानी एक मैटर दूसरे मैटर में इंटरमिक्स हो सकता है। इसमें गैसेस, लिक्विड में गैसेस आ सकती है, लिक्विड में लिक्विड आ सकता है, और लिक्विड में सॉलिड भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल, हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था वो एक्टिविटी जिसमें आपने पानी में हम वो नमक डिजोल्व कर रहे हैं, यानी डिजोल्व हो रहा है चीज़ें, तो उस चीज़ को हम डिफ्यूजन कहते हैं। हमने ये भी चीज़ भी डिस्कस करी थी। आ जाओ गैस पे, गैस पे आ जाओ, यही पॉइंट है। इसको देख के इधर बस अपनी चीज़ें बताते रहो। डिफाइनेट शेप, गैस की डिफाइनेट शेप होती नहीं है भैया, नो डिफाइनेट शेप। नेक्स्ट आ जाओ, फिक्स्ड वॉल्यूम, नहीं भैया अब की बार तो नहीं है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। जल्दी जल्दी, आपका टाइम वेस्ट ही नहीं करना मुझे। तीसरी चीज, रिजिड, रिजिड की तो भैया पूछो मत, होता ही नहीं है, नो रिजिड, उसमें लेस थी, इसमें नो रिजिडिटी, होती ही नहीं है, ये चीज को हम जानते ही नहीं है। कंप्रेसिबल, बिल्कुल, गैस को आप कंप्रेस कर सकते हैं, वेरी हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। 5th आ जाओ, 3 प्रॉपर्टीज, मोर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, मोस्ट स्पेस मतलब सबसे ज्यादा, यही लिख दो या ऐसे लिख दो, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी मच, जो भी याद है तुम्हारी सिंपल लैंग्वेज में लिख दो यार इन चीजों को, है ना, मैं यही लिख रहा हूं ना, मोर स्पेस, इसके कंपैरिजन में ये, इसके कंपैरिजन में ये, ठीक है, बिटवीन पार्टिकल्स। या आप यहाँ पे देखो, आप अगर टीचर पता नहीं कैसा होता है, आप यहाँ लिख सकते हैं ना कि लिक्विड पार्टिकल्स की बात हो रही है, सॉलिड पार्टिकल्स की बात हो रही है, और यहाँ पे गैस पार्टिकल्स की बात हो रही है, ऐसा लिख देना। वैसे तो कोई जरूरी नहीं है, सब समझ जाते हैं, पर पता नहीं टीचर कैसा मिले, हमें बस चीज समझ में आनी चाहिए। मोर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, वेरी हाई, हाई काइनेटिक, वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। क्यों भैया, गैस में इतनी स्पेस होती है तो आराम से मूव करती है गैस, तभी तो मम्मी कोई किचन में खाना बना रही होती है और हमें उसकी स्मेल आ जाती है, दैट्स वाई, क्योंकि गैस आराम से मूव कर सकती है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलती है पार्टिकल्स को, एंड टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ये याद रखना, तभी वो स्मेल हमारे पास आती है। 7th पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है भैया, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल फोर्स
ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, समझ जा रहे हैं। डिफ्यूजन रेट, हाईली डिफ्यूजन। एयर के अंदर कितनी गैसेस है इस एटमॉस्फेयर में, राइट? बहुत गैसेस है एयर के अंदर, आप जानते हैं। तो ये तो एग्जांपल तो हमारे सामने है, हर चीज का एग्जांपल। चीजों को लाइफ से जोड़ोगे तो हम पढ़ाई का एक चीज बताओ, असली चीज क्या होती है? हम पढ़ते क्यों है? जॉब के लिए नहीं पढ़ते, हम चीजों को जानने के लिए पढ़ते हैं यार। सोचो एक बार, हमने पढ़ाई को ये समझ लिया कि एक नौकरी है, वहां तक जाना है, उसलिए पढ़ नहीं। ये पढ़ाई मीन्स इट्स ऑल अबाउट लाइफ। लाइफ की चीजें पढ़ रहे हैं, सिर्फ उससे लाइफ से कनेक्ट करोगे ना, सही चीजों को सही चीज से कनेक्ट करोगे, चीजें चमकेंगी। सो डिफ्यूजन रेट बहुत ज्यादा होगी भैया। सारी गैसेस तो इंटरमिक्स होती है, कोई भी गैस वाटर में मिक्स हो जाती है, गैस कहीं भी मिक्स हो जाती है, जैसे यहाँ तक कि सॉलिड स्पंज में भी एयर आ जाती है बीच में, यानी गैस। सो हाई डिफ्यूजन रेट, हाई, वेरी हाई डिफ्यूजन रेट, वेरी हाई डिफ्यूजन रेट। चीजें क्लियर हुई, हमने सब कर लिया। और आपको कोई, मुझे नहीं लगता आपको इतना सा भी जोर आया है इन सब चीज़ों को करने में, बताने में, क्योंकि हमने सारी चीज़ें पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली थी, और वो भी इतनी आसानी से, कोई भारी भरकम चीज़ें डिस्कस नहीं करी, सिंपल चीज़ें डिस्कस करी। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ आ गई। आई थिंक आई एम श्योर आपको ये चीज़ें समझ आ गई। इसे भी एक काम करना, आपने पिछली वीडियो के जो नोट्स बनाए होंगे, इसे भी यार ऐसे लिख लेना, चीज़ें चमकेगी और फिर भूलोगे नहीं कभी इसको। और किसी को जाके पढ़ा दो ये टॉपिक, बहुत आसान चीज़ है, आप भी जानते हैं ना। अब क्या करेंगे हम, भैया इतनी चीज़ तो कर ली, अब इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। और कुछ एक दो वर्ड्स जो हमें उन क्वेश्चंस के थ्रू समझने होंगे, या हमें समझना चाहिए, वो हम उन क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे। अलग से समझाने पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन से पहले हम एक चीज़ समझते हैं यार, सॉरी यार, हमने एक चीज़ मिस कर दी जो आपके क्वेश्चंस में काम आने वाली है। मैं क्वेश्चन में डिस्कस कर सकता था, बट क्या है कि इस टेबल में भी उसको जोड़ना था, तो आप एक बार प्लीज़ यहाँ समझ लें, है ना, प्लीज़ एक बार, सॉरी, हम जल्दी से समझ लेते हैं उसे। आपको पता है इस वर्ड का मतलब क्या होता है? डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या मैटर का मास होता है? मैटर की डेफिनेशन क्या होती है? एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच ऑक्यूपाई स्पेस या फिर वॉल्यूम एंड हैव मास, वही मैटर होता है। सो चीज का क्या मास है अपन उसको क्या वॉल्यूम है, कितनी जगह वो रोक रहा है और उसका वजन क्या है, वैसे डेंसिटी निकालते हैं। लाइक ये सॉलिड है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। लिक्विड है, उसकी डेंसिटी कंपेरेटिवली कम होगी। एंड गैस की तो होगी ही नहीं, नेग्लिजिबल होगी। वो एक पॉइंट और ऐड कर लो यहाँ पे। सो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 10th पॉइंट है, सॉरी, 9th वहाँ लिख दिया हमने, गंदा हो गया। चलो 10th पॉइंट, 9th यहाँ पे लिख दिया ना, 9th पॉइंट। फिर आ जाओ इधर 10th पॉइंट, हाई डेंसिटी। इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी। लिक्विड्स की डेंसिटी, 9th पॉइंट आके रह ही गया, आसान चीज़ है यार। कंपैरेटिवली लो, लो डेंसिटी। वहीं गैसेस की डेंसिटी नेग्लिजिबल, यानी वेरी लेस लिख दो यार आप। चलो नेग्लिजिबल शब्द क्या है कि नेग्लिजिबल या फिर नो शब्द केमिस्ट्री में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहीं से भी कुछ भी एग्जांपल आ जाता है। यहाँ पे लिख लो वेरी लो डेंसिटी। अब यहाँ चीजें कंप्लीट हो गई इस टेबल में। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 में मिल जाएंगे, इंटेक्स क्वेश्चन है, वही हम डिस्कस करते हैं। पहली वीडियो में हमने डिस्कस करे थे और अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। अभी आपको बताया था टेबल में, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, मास अपन वॉल्यूम। ये आपकी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी।
इन सब चीज़ों को उसकी डेंसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है भैया, डेंसिटी क्या था, मास अपन वॉल्यूम, यानी सब्सटेंस का जितना मास अपन वो जितना ज़्यादा मास होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी कम वॉल्यूम वो घेरेगा या वो यूज़ करेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी डेंसिटी होगी। समझ गए ये चीज़? तो उसी के बेस पे हम इन्हें यार अरेंज कर रहे होंगे। आप खुद बताओ सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे ज़्यादा भारी चीज़ ये समझो, सबसे ज़्यादा भारी चीज़ कौन सी इनमें से? आयरन, लोहा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सब इसको सबसे लास्ट में लिखते हैं, आयरन। आ जाओ, इससे कम भारी कौन सी चीज़ है सोचो? इतनी चीज़ें हैं भैया, सॉलिड है, इसके बाद सॉलिड यही दिख रहा है। सबसे पहले आप क्या करो, चलो बाकी इन चीज़ों को हम सॉलिड लिक्विड गैस में अरेंज करते हैं ना। सॉलिड की सबसे ज़्यादा होगी डेंसिटी, फिर गैस, फिर लिक्विड की, फिर गैस की। एयर क्या है? गैस। एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, गैस। हनी, लिक्विड। वाटर, लिक्विड। चॉक, सॉलिड। कॉटन, कॉटन हम कह सकते हैं सॉलिड, बट आप खुद जानते हैं ऑल द सॉलिड है, बट इसकी क्या चीज़ें हैं। सो लिख देते हैं एक बार, सॉलिड एंड आयरन, सॉलिड। अब आयरन के बाद बताओ क्या चीज़ आनी चाहिए? सॉलिड ही आएगी। कॉटन या चॉक? कॉटन का वजन हवा से भी उड़ जाता है, कॉटन तो नहीं आएगा। क्या आएगी? चॉक। उसके बाद कॉटन तो नहीं आएगा, लिक्विड पे चलते हैं। हनी या वाटर, ज्यादा डेंस क्या होता है? हनी, हनी। उसके बाद आप बताओ क्या बचा? वाटर, बाकी तो भैया गैस आ गई। ये आप जानते हैं इसकी डेंसिटी क्या होगी, हवा के बराबर डेंसिटी। सो वाटर। ये वैसे एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये सब चीज़ें अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, तो इतना सोचना नहीं इनके बारे में। वाटर के बाद क्या आ सकता है भैया? सोचो सोचो। अब वाटर के बाद इन तीनों में से कौन सी चीज़ है जो आ सकती है? भैया वाटर के बाद तो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। अच्छा, इन दोनों में से बताओ, एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी में से कौन सी चीज़ ज़्यादा डेंस होगी? भैया एयर तो एयर है, बट एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं। फैक्ट्रीज में से धुआं निकलती है, काली होती है, भारी होती है, तभी तो बादल बना देती है, राइट? वो सारा प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस होता है। ये एयर से तो भारी हुई, पर कॉटन, कॉटन यार इनसे ज़्यादा डेंस हो है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा? कॉटन। यार अपन ने गलती कर दी है, इधर आपको दिख रहा है क्या? कॉटन। अब बाकी यहाँ लिखते हैं, ठीक है? ये यहाँ से समझ गए ना, अरेंज हो रहा है। इसके बाद कॉटन है, इसके बाद क्या है? कॉटन। अच्छा, और अब क्या आएगा इन दोनों में से? एग्जॉस्ट। ऐसे लिखता हूँ ना, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, समझ जाना। उसके बाद भैया लास्ट में है एयर। काफ़ी आसान चीज़ थी, काफ़ी आसान चीज़ थी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार आपका, आपकी सारी चीज़ें आप टेस्ट करने वाला है। बहुत आसान है, सबका सेम सा सोल्यूशन है, बट चीज़ें और क्लियर कर देगा ये। गिव रीजंस। पहला, अ गैस कंप्लीटली फिल्स द वेसल इन विच इट इज केप्ट। किसी वेसल के अंदर गैस, हर वेसल के अंदर गैस भर जाती है अनलेस एंड अनटिल वो वैक्यूम ना हो, होती है। तो उसको कंप्लीटली फिल क्यों कर देते है? ऐसा थोड़ी कि आपने कोई डब्बा लिया, लाइक ये है पानी की बोतल है, वो तो इसमें अभी पानी है, बट इतनी खाली भी, इस खाली चीज़ में क्या है? हवा है। ऐसा तो नहीं हवा सिर्फ इसकी इतनी सी जगह में है और बाकी में कुछ नहीं है, हवा पूरे में है। क्यों है? क्योंकि भैया हवा के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर तक होते हैं, जिसकी वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और जिसकी वजह से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप वो तीनों चीज़ें लिख रहे होंगे, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स गैस के बारे में जो थी वो लिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि मोर मेन इसका रीजन है मोर स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, उसी की वजह से सारी चीजें हो रही है।
ठीक है। नेक्स्ट, गैस एक्सर्ट्स प्रेशर। अब ये चीज थी कि गैस पूरी जगह क्यों है, ये चीज है कि एक कंटेनर में गैस एक्सर्ट क्यों करती। फॉर एग्जाम्पल बलून, अगर गैस प्रेशर एक्सर्ट नहीं करती तो बलून कैसे फूलता, वो तो गैस एक ही जगह रुक जाती तो बलून कैसे फूलता। क्यों? क्योंकि गैस के अंदर क्या होता है, गैस पार्टिकल्स हैव मोर, या कह लो वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि स्पेसेस ज्यादा है, सब इंटरलिंक्ड है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं और उसी वजह से वो वॉल पे प्रेशर लगाते हैं। देखो मैं चीजें यहाँ पे आपको पॉइंट, एक क्रिस्प पॉइंट बता रहा हूँ, अपनी लैंग्वेज में बना के इसे लिखना, इतना मत लिखाना, है ना। काफी लोग होते हैं जो इसमें नंबर दे देंगे, काफी लोग होते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग इतने से में नंबर नहीं लेंगे। इसको आप सेंटेंस में लिखेंगे ना, अ गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर बिकॉज gas particles have more kinetic energy due to which they move in all the directions and बाकी लिख सकते हो, ये स्पेस वाली चीजें भी लगा सकते हो उसके बीच में। आगे चलते हैं। A wooden table should be called a solid। क्यों भैया? क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कम स्पेसेस है, कम काइनेटिक एनर्जी है, बट मेन चीज क्या है यहाँ पे, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, more force of attraction between particles। क्लियर है? खुद की लैंग्वेज में बना के लिखना। We can easily move our hand in air but not, वैसे ये जो डी पार्ट है ना, इसमें ऐसे लिखा हुआ है आपके बुक में, we can easily move our hand in air but for a wooden block, वुडन ब्लॉक को मारने के लिए हमें कराटे एक्सपर्ट चाहिए, ये लिखा है। बट वो बात सेम ही है कि हम एयर में इजीली मूव कर सकते हैं बट वुडन ब्लॉक के अंदर हाथ इजीली मूव नहीं कर सकते। दैट इज बिकॉज सेम चीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस स्पेस, सेम चीज। एयर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स का बहुत कम होता है, मोर स्पेसेस होती है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे मतलब नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वैसी कोई चीज नहीं पूछी। जैसे प्रेशर में तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से पता लग रही है, बट इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है ना, तो इसलिए ये लिख सकते हो, मोर स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स एयर की होती है एज कंपेयर टू वुडन ब्लॉक, एंड मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ वुडन ब्लॉक एज कंपेयर टू एयर। ठीक है, ये चीज लिख सकते हो, खुद की लैंग्वेज में लिखना सब कुछ बढ़िया अच्छे से, क्योंकि इतनी सी चीज है, हम थोड़ा बड़ा करके लिख देंगे। ठीक है, तो अगले चेक करने वाले को भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ पहले, ये क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है। हमने भैया सेकंड क्यों नहीं लिया? क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, टेबल के बारे में पूछा था कि सॉलिड लिक्विड गैस को स्टेट्स ऑफ मैटर की टेबल में डिस्टिंग्विश करो। हमने टेबल बना ली और उसमें 2 पार्ट थे। ए पार्ट में टेबल बनाने के बारे में बोला था, एंड दूसरे पार्ट में बोला था कि कुछ टर्म्स समझाओ, जैसे कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, है ना, बाकी ऐसी टर्म्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, डेंसिटी, ये टर्म्स समझाओ, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तब ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो यार। दोबारा आप इसको रिवर्स कर सकते हैं वीडियो को, तो आई होप आप ये चीज़ समझ रहे हैं ना, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हमने वो डिस्कस यहाँ पे नहीं किया, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यार लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स बट यू मस्ट ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। कि भैया हमें पता है कि लिक्विड की डेंसिटी आपने बताया था कम होती है सॉलिड से, बट आइस वाटर पे फ्लोट करती है, ये भी हम जानते हैं। बट आइस तो एक तरीके का आप कह सकते हैं सॉलिड चीज बन गई। ऐसा क्यों होता है? देखो यार, इसका जो रीजन है वो ये है कि आइस की डेंसिटी जो होती है ना, वो लिक्विड से कम होती है। अब क्यों होती है भैया? ये है तो सॉलिड ही आइस, लिक्विड से कम क्यों होती है इसकी डेंसिटी? वो इसलिए होती है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो होता है केज लाइक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे ज्यादा गौर नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर में होता क्या है वो गौर करने वाली बात है, जिसमें लॉट ऑफ वेकेंट स्पेसेस होती है। आप ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए ये हम आइस बना रहे हैं, स्ट्रक्चर पे ज्यादा गौर नहीं करेंगे हम कि क्या होता है केज लाइक स्ट्रक्चर, बट इसके बीच में स्पेसेस होती है आइस के पार्टिकल्स के बीच में भी, जो इसको
सॉलिड की प्रॉपर्टीज कम दिखाती है, बट है सॉलिड, हम जानते हैं ये चीज़। बट ये जो स्पेसेस होती है बीच में, इनकी वजह से यार आप भी जानते हैं लिक्विड और गैसेस में क्या होता है, लेस डेंसिटी होती है, तभी इसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है, लो डेंसिटी, ठीक है, एज कंपेयर टू लिक्विड। तभी इट कहाँ गया, फ्लोट्स ऑन वाटर। चीज़ें क्लियर हुई, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, बाकी सोल्यूशन तो यार आपको हर जगह मिल जाएंगे, इंग्लिश में लिखे हुए इनके, बाकी और भी किसी लैंग्वेज में हर जगह मिल जाएंगे। खुद की लैंग्वेज में लिखोगे ना, वो ज़्यादा सही है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। सो यहाँ तक वीडियो अगर आप पहुँच चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक आधा चैप्टर आपने यहाँ ख़त्म कर दिया है। अब हम आगे बढ़ रहे होंगे इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर जैसी चीज़ों के बारे में, जो हो सकता है आपको थोड़ी ट्रिकी लगे, पर मैं उसे काफ़ी आसान चीज़ काफ़ी आसान करके समझाने वाला हूँ आपको। उसके लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करो। नेक्स्ट पार्ट हो सकता है अभी वीडियो देख रहे हो तो नेक्स्ट पार्ट आ चुका हो, तो चेक कर लेना, ऊपर लिंक भी आ जाएगा। वीडियो खत्म होने के बाद भी वो वीडियो आ जाएगी, या वीडियो के नीचे रिकमेंडेशंस में भी नेक्स्ट पार्ट हो सकता है, अगर वो रिलीज हो गया तो आ जाए। उसमें हम पढ़ रहे होंगे काफ़ी अच्छी चीज़ों के बारे में, है ना। कुछ कन्वर्जन भी देख रहे होंगे, सेल्सियस कैल्विन में, कैल्विन से सेल्सियस में। काफ़ी आसान चीज़ है वो, बुक में थोड़ी ट्रिकी करके समझाइए, हम है ना बिल्कुल पूरा करेंगे, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर कर देना आपके यार दोस्तों को, काफ़ी हेल्प हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ज़रूर, वैसे फिर यहाँ पे क्यों हो गया अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो, बट देख सकते हो फर्स्ट पार्ट भी अगर नहीं देखा है फिर भी। एंड या बाय।